नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 सेकेंड फेज का संगीत के लिए रिवीजन क्लास 6 नंबर आपके पास लाए गए हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या बच्चों 250 है, 250 है। इसमें जितने भी प्रश्न इकट्ठित किए गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं, सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः संपूर्ण प्रश्नों का स्कोरिंग आप जरूर करें। सभी प्रश्नों का कमेंट्स में आंसर दें और बताइए कि आपका आंसर कितना सही हुआ। इससे आपको एग्जाम का तैयारी 100% हो जाएगा। इसमें सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सफलता पाने के लिए तैयार किया गया है। अतः यदि आप नोट्स कॉपी या पीडीएफ फाइल चाहते हैं, ठीक है, तो दिए हुए क्यूआर कोड पर मिनिमम 300 रुपया आप पेड करके मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर के भेजें, या फिर कमेंट्स में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगे, आपको इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर देना है। आपको तत्काल आपका सारा पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। कुडमिया मलाई शिलालेख कहाँ पाए जाते हैं? कुडमिया मलाई शिलालेख कहाँ पाए जाते हैं? तो ए में बच्चों आपका ऑप्शन है पुडुकोटे, बी में है मदुरई, सी में सुचिंद्रम और डी में आपका त्रिचूर है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? त्रिचूर। क्या यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है जो कम समय में सबसे अधिक प्रश्नों का आंसर करा दिया जाता है, और टोटल एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए 80 प्रश्न ही प्रतिदिन बच्चों लाए जाएंगे। अतः प्रतिदिन आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए और अपना स्कोरिंग कीजिए। अगला प्रश्न है, पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। पुरिया कल्याण में ऋषभ का लगाव है। मारवा की तरह, पुरिया की तरह, पूर्वी की तरह या कल्याण की तरह? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में जरूर दीजिए। सी नंबर, पूर्वी की तरह। कितना कैसा? पूर्वी की तरह। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि भूत संख्या किसमें होती है? भूत संख्या किसमें होती है? सुलादी सप्तताल में, षड अंग में, कि 72 मेल करता स्कीम में, कि भाषा राग में? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि सुलादी सप्ताल में, सुलादी सप्ताल में। अगला प्रश्न आपका है कि महाभारत काल में गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों के लिए संज्ञा दी गई है। अर्थात गीत को, वाद्य को, नृत्य तीनों के लिए क्या संज्ञा दी गई है? ठीक बच्चों, इसका आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो ए में है संगीतन, बी में है शाश्वज, सी में है गंधर्व और डी में है उद्गाता। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर, मतलब गंधर्व। क्या हो जाएगा? गंधर्व। एक चीज और आप याद रखिएगा कि गीत, वाद्य और नृत्य के सामूहिक रूप को हम संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पाणिनि यहाँ पर होगा। पाणिनि ने हाथ से गति एवं जाल देने की विधि के लिए संज्ञा प्रयोग किया है। पाणिनि साहब ने हाथ से गति एवं जाल देने की विधि के लिए भी संज्ञा प्रयोग किया है। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। पाणिनि, पनिधा एवं तालम, हस्त मुद्रा एवं नालच, परिवादन एवं कार्य, कार्य यहाँ पर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल कहने का मतलब है कि पनिधा एवं तालम, पनिधा एवं तालम। अगला प्रश्न आपका है, गुरु विपिन सिंह नृत्य किस विद्या से संबंधित माने जाते हैं? या फिर आपसे पूछ सकता है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किस विद्या से है, किस नृत्य से है, ऐसे पूछ सकता है। देखिए बीपीएससी का आप लोग या तैयारी कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा घुमा कर दे रहा है ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में कुछ वक्त लगे, ताकि आप फंस सकें। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा मणिपुरी, उड़ीसी, असमिया या मोहिनी अट्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल, मणिपुरी। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि प्रसिद्ध वार्षिक नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध वार्षिक नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है?
तो बच्चों ए में आपका है आगरा, बी में है बनारस, सी में है जगन्नाथपुरी और डी में है खजुराहो। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा डी नंबर खजुराहो। आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि खजुराहो भारत के किस राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है। तो मोहिनीअट्टम, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहिनीअट्टम। एप्पल क्या हो जाएगा, मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिला प्रधान है, तो मोहिनीअट्टम याद आपको होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और आवश्यक सूचना है कि आप सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, आपका स्कोरिंग पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी न कर करके आप स्कोरिंग करने की कोशिश कीजिए, इससे फायदा आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, नृत्यगत एवं अभिनय किसके अंग है। नृत्यगत एवं अभिनय किसके अंग है। नृत्य के, कि कथक के, कि भारतनाट्यम का, कि कुचिपुड़ी का। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कथक का। क्या हो जाएगा, कथक। मतलब नृत्यगत एवं अभिनय किसके अंग है, तो कथक का अंग है। किसके बच्चों अंग है, कथक का। बी नंबर। कमेंट्स में आप आंसर जरूर दिया कीजिए। कथक नृत्य की प्रस्तुति में सर्वप्रथम क्या प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य की प्रस्तुति में सर्वप्रथम क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो मंगल आचरण, आमद, परन या तत्कार। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मंगल आचरण। एप्पल क्या हो जाएगा, मंगल आचरण। अगला प्रश्न मित्रों, शंकरभरणम चित्त के संगीत निर्देशक कौन है। शंकरभरणम चित्त के संगीत निर्देशक कौन है, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ए आर रहमान, इलियाज राज, रविशंकर या काम शास्त्री। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा ए आर रहमान। एप्पल क्या हो जाएगा, ए आर रहमान। शंकरभरणम चित्त के संगीत के निर्देशक कौन है, तो ए आर रहमान साहब है। अगला प्रश्न आपका है कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है। द्वादश स्वर मूर्छनावाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया है। तो बच्चों मतंग साहब, नारद साहब, भरत साहब या कश्यप साहब। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऋषि मतंग साहब। क्या हो जाएगा, मतंग साहब है। अगला प्रश्न है, मतंग ने मूर्छना से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया है। मतंग ने मूर्छना से किसकी सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया है। तान का, स्वर का, राग का या लय का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा राग का। सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि प्राचीन श्रुति विभाजन प्राचीन श्रुति विभाजन किस श्रुति पर होती है। किस श्रुति पर होता है। तो ए में है 9वीं, बी में है 10वीं, सी में है 15वीं और डी में है 17वीं। तो इसका बच्चों आप आंसर जरूर बताइए 13वीं। 13वीं कहने का मतलब है कि बी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों है आपका कि नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन कहाँ स्थित है। नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन कहाँ स्थित है। कटक में, पुणे में, दिल्ली में, हुगली में। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा। इतना आपको हिंट्स करते हैं कि उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा राज्य का एक ही शहर का नाम इसमें कटक। क्या है, कटक। नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन कहाँ है, तो कटक में है। प्रत्येक प्रश्न का बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ये भी आप कमेंट से बताइए कि सर हम 50 क्वेश्चन में, सॉरी 80 क्वेश्चन में मेरा 20 को सही हुआ, 50 सही हुआ, 70 सही हुआ। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि सरस्वती संगीत विद्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। सरस्वती संगीत विद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका ए में बच्चों आपका बेंगलुरु, बी में है पटना, सी में है कटक और डी में है हुगली। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। सरस्वती संगीत विद्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न मित्रों, उत्कल संगीत समाज कहाँ पर स्थित है। उत्कल संगीत समाज कहाँ पर स्थित है। कटक में, मद्रास में, बेंगलुरु में या हुगली में। इसका सबसे ज्यादा लड़कों लोग यदि आंसर टिक आउट करेगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको
उत्कल उड़ीसा मार देगा, कटक मारेगा, जो कि कटक इसका सही नहीं आंसर है। उत्कल संगीत समाज कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। सोसाइटी एक प्रकार का, नृत्य नहीं है। उत्कल नृत्य पूछ देगा तो आपको कटक टिक और कर सकते हैं पतू। यहाँ पे लिखो उत्कल संगीत समाज कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहां स्थित है? बेंगलुरु। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों ही है। महाराज बिंदादीन निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? महाराज बिंदादीन निम्नलिखित में से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? ख्याल के लिए, कि ठुमरी के लिए, कि टप्पा के लिए, कि ध्रुपद के लिए? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपको ठुमरी के लिए। किसके लिए हो जाएगा? ठुमरी के लिए हो जाएगा। मियां शौरी के पिता का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि मियां शौरी के पिता का नाम क्या था। तो अब्दुल खां, मुबारक खां, गुलाम रसूल या जहांगीर खां? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गुलाम रसूल खां, सी नंबर। मियां शौरी के पिता कौन थे? तो गुलाम रसूल खां। टप्पा गायकी का आविष्कार कौन किए थे? तो मियां शौरी ही किए थे। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रसिद्ध टप्पा गायक मियां शौरी किस राजा के आश्रय में थे? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध टप्पा गायक मियां शौरी किस राजा के दरबार में या आश्रय में रहते थे? अकबर, आसिफउद्दौला, शाहजहां या मानसिंह तोमर? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आसिफउद्दौला। बोल मतलब मियां शौरी किसके दरबार में रहते थे बच्चों? तो आसिफउद्दौला के दरबार में रहते थे। ठीक है, इस प्रकार आपका अगला प्रश्न है कि तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने विभूषित किया था? तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने विभूषित किया? तो अकबर साहब, मानसिंह तोमर, नायक बख्शू या अमीर खुसरो? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका बहुत ही हाईलाइटेड इसका आंसर है और बहुत हाईलाइटेड व्यक्ति है भी अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर। तानसेन को कंठभरण वाणी का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। तानसेन अकबर के दरबार में रहते भी थे। ठीक है, गोबर हार वाणी ... रसो छिपक है। ठीक है, हास्य, श्रृंगार, शांत या करुण? तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा करुण, डी। ठीक है, कमेंट्स में लगातार आप आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद गायकों को ... की संज्ञा दी जाती है? ध्रुपद गायकों को मैंने कौन सी संज्ञा दी जाती? कलावंत, ध्रुपद गायक, वाग्यकार या अधम? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कलावंत की उपाधि। मतलब ध्रुपद गायक को, जितने भी ध्रुपद गायक होते हैं उनको कलावंत की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि ध्रुपद की संगीत में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? ध्रुपद की संगीत में किस वाद्य का प्रयोग किया था? मृदंग, पखावज, तबला या ए और बी दोनों सही है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा मृदंग। इसका मृदंग। ध्रुपद की संगीत में किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो मृदंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि ध्रुपद की संगीत हेतु निम्नलिखित में से किस ताल का प्रयोग होता है? ठीक है, ध्रुपद की संगीत हेतु निम्नलिखित में से किस ताल का प्रयोग होता है? एक ताल, तीन ताल, चार ताल या झप ताल? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एक ताल, एप्पल। अगला प्रश्न आपका है कि गुरु बिपिन सिंह नृत्य की किस विद्या से संबंधित माने जाते हैं? गुरु बिपिन सिंह नृत्य की किस विद्या से संबंधित माने जाते हैं? ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा है, इसीलिए इसका डायरेक्ट बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। एप्पल मतलब मणिपुरी। गुरु बिपिन सिंह कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो मणिपुरी से। अगला प्रश्न आपका है कि संकीर्ण जाति झंप ताल में कितने अक्षर होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संकीर्ण जाति झंप ताल में कितने अक्षर होते हैं? 12, 14, 13, 19? बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। पूरी 1 दर्जन मतलब 12। क्या हो जाएगा? 12। अगला प्रश्न मित्रों, त्यागराज किस प्रदेश के रहने वाले थे? या फिर त्यागराज जैसे किस राज्य से संबंध रखते थे? मैसूर से, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला?
तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश, मतलब बॉल। ठीक है, त्यागराज किस राज्य के रहने वाले थे? तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न आपका है, उस कर्नाटक संगीतज्ञ का नाम बताएं जो हिंदुस्तानी संगीत से प्रभावित थे। ठीक है, उस कर्नाटक संगीतज्ञ का नाम बताएं जो हिंदुस्तानी संगीत से क्या थे? प्रभावित है। श्याम शास्त्री, क्षेत्रज्ञ साहब, रामदास या पुरंदरदास। तो इसका बच्चों आपको हो जाएगा क्षेत्रज्ञ, बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है कि मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती है? 5, 4, 7 और 3। तो बच्चों इसका आप कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि आपका स्कोरिंग ही आपको रिजल्ट देने वाला है। तो इसका हो जाएगा बच्चों 7, 7। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं होती है? तो 7 होती है। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना? 7 होती है। इसमें जितने भी प्रश्न बच्चों सिलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट किए गए हैं। किस मूर्छना में 7 स्वर का समावेश है? किस मूर्छना में 7 स्वरों का समावेश है? तो पूर्णांक, षाड्विता, पूर्ण में या औडविता में? बताइए मित्रों क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। सी नंबर, पूर्णा में। किस मूर्छना में 7 स्वरों का समावेश होता है? तो पूर्णा में। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा वाद्य ज्यादा प्रचलित है? कौन सा वाद्य ज्यादा प्रचलित? दुदुम्भी, भेरी, इसराज या तबला? ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा तबला। क्या हो जाएगा? तबला, मतलब डी नंबर। एक चीज और, प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास लिए जाते हैं। आप प्रतिदिन स्कोरिंग दोनों टाइम जो क्लास को ज्वाइन कीजिए और अंतिम समय तक बने हुए रहिए। 100% आपका रिजल्ट होगा तो होगा। संगीत मरकंद का रचना काल था, मतलब नारद साहब ने संगीत मरकंद की रचना किस शताब्दी में की थी? बच्चों इसका विवादित आंसर है, परंतु आंसर बता देते हैं कि 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। अभी तक कंफर्म कोई विद्वान नहीं बता चुका है, परंतु बहुत सारे बुक्स में 8वीं शताब्दी लिखा हुआ है, इसीलिए हर जगह लिखा हुआ कि विवादित है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं? ये भी आपसे पूछ सकता है। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? देख रहे हैं कितना क्वेश्चन घुमा करके दिया हुआ है। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? सिंपल सा ऐसे पूछ सकता था कि उस्ताद अली अकबर खां क्या बजाते हैं? तो सितार। ठीक है, सितार। सरोद यहाँ पर नहीं होगा। सितार, बी में है गिटार और सी में है सरोद और डी में है वायलिन। ठीक है, बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सरोद। क्या हो जाएगा? सरोद है। मतलब उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा? इससे इजी क्वेश्चन आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। यदि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं तो इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? बताइए। सितार, सरोद, बीना, बांसुरी। तो क्या हो जाएगा? बांसुरी। ठीक है मित्रों, पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों आपका, तानसेन के गुरु का नाम बताएं। मतलब तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? बताइए बच्चों, क्या बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं? अहोबल साहब, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास या अकबर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास है। अगला प्रश्न आपका है, उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? बताइए। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? तो वजीर खां, हाफिज अली, अमीर खां या रईस खां? इसमें जितने भी बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं और जितने भी प्रश्न तैयार किए गए हैं सभी के सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वजीर खां। क्या हो जाएगा? एप्पल, वजीर खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? तो वजीर खां थे। अगला प्रश्न आपका है कि व्यभिचारी भाव को ... नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है, ए में आपका है अनुभाव, बी में है व्यभिचारी भाव, सी में है विभाव और डी में अस्थाई भाव। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अस्थाई भाव, डी नंबर। क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि आलंबन तथा उद्दीपन किसके प्रकार हैं? आलंबन तथा उद्दीपन किसके प्रकार है? भाव का, विभाव का, अनुभाव का या अस्थाई भाव का? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो विभाव का, बॉल। ठीक है, कम समय में बहुत ही प्रश्नों का आंसर आपको करवा दिया जाएगा।
अस्थाई भाव है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, स्वर है कि विभाव है कि चित्तवृत्ति है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा, कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब चित्तवृत्ति। क्या हो जाएगा, चित्तवृत्ति। अगला प्रश्न आपका है कि पाणिनि ने संगीत के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया है। पाणिनि ने संगीत के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया है, शिल्प का, श्रुति का, सुर का या आर्थी का। बताइए बच्चों आंसर इसका क्या होगा, कमेंट्स में जरूर आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, शिल्प का। पाणिनि ने संगीत के लिए किस संज्ञा का प्रयोग किया है, तो शिल्प का, ठीक है, शिल्प मतलब निर्माण करना। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। बताइए क्या आंसर होगा, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। इससे भी इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान प्रश्न है। पाणिनि साहब, कोहल साहब, कालिदास, भरत साहब। तो अष्टाध्यायी के रचयिता आपको हो गया पाणिनि साहब। कौन है, पाणिनि साहब। कहने का मतलब है कि एप्पल। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को प्राप्त है। तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को प्राप्त है, या फिर तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को कहते हैं। तान रस खां को, अलादिया खां को, पंडित रघुनाथ को या रघुनाथ महापात्र को। बच्चों इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। क्वेश्चन में ही देखिए आंसर छुपा हुआ है, तो तान रस खान को, एप्पल, ठीक है। तान कप्तान की उपाधि किस कलाकार को मैंने प्राप्त है, तो तान रस खां को। अगला प्रश्न आपका है, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। बताइए क्या आंसर होगा, ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। बिलासपुर, आगरा, ग्वालियर, पंजाब। इसका बच्चों सबसे ज्यादा बच्चे आंसर यदि टिक आउट करेंगे तो आगरा टिक आउट करेंगे, जो कि आगरा गलत आंसर है। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ग्वालियर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ग्वालियर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका इस एग्जाम के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पीछे लेकर के जाएगा। क्योंकि ताज मतलब ताजमहल लोग समझ जाएगा कि आगरा, मार देगा फट से, जबकि ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ग्वालियर में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, मेल खाते हुए स्वरों का एक साथ बजाने को क्या कहते हैं। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं, टाई, असलर, टर्न या कार्ड। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो इसको कार्ड बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, कार्ड। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाए जाने को क्या कहते हैं, तो कार्ड कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है। पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है। हारमोनी का, राग यहाँ पर नहीं होगा, हारमोनी का, मेलोडी का, राग का या गीत का। तो बच्चों इसका कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा आंसर एप्पल, मतलब हारमोनी का। क्या हो जाएगा, हारमोनी का। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा वाद्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है। इनमें से कौन सा वाद्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है। तो ए में बांसुरी, बी में हारमोनियम और सी में तबला और डी में अलगोजा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हारमोनियम, बी नंबर। क्या हो जाएगा, हारमोनियम। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि स्टॉप नोटेशन पद्धति में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, स्टॉप नोटेशन पद्धति में ताल चिन्ह को क्या कहते हैं। की सिग्नेचर, क्लेप सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर या फ्लैट। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा, तो टाइम सिग्नेचर, सी नंबर। क्या हो जाएगा, टाइम सिग्नेचर। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा कि बनारस घराने में फर्दगत की शुरुआत की थी किसने। बनारस घराने में फर्दगत की शुरुआत किसने की थी, तो बिरजू महाराज, जानकी महाराज, बैजू महाराज या बुदई महाराज। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 50 नंबर का आंसर आप हो जाएगा बैजू महाराज, सी नंबर। बनारस घराने में फर्दगत की शुरुआत किसने किया था, तो बैजू महाराज ने। अगला प्रश्न आपका है कि फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हैं। फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हैं, तो इसको हाजी रहमत अली, हाजी रहमान अली, हाजी सुजान अली और डी में है हाजी विलायत अली। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, बताइए, डी नंबर ही होगा, हाजी विलायत अली। फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक कौन है, तो हाजी विलायत अली, हाजी विलायत अली। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि मतंग ने बृहदेशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई है, ठीक है। या फिर इससे एक और प्रश्न निकल रहा है कि बृहदेशी के लेखक कौन है, तो मतंग ऋषि। कौन है, मतंग ऋषि।
परंतु आपका प्रश्न यहाँ पर है, महर्षि मतंग ने विदेशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई है? 4, 3, 7, 5। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। महर्षि मतंग ने विदेशी में कितनी गीतियों का वर्णन किया है? तो 7 गीतियों का। अगला प्रश्न है आपका, सारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? सारंगदेव ने कितने प्रकार की गीतियों का उल्लेख किया है? तो 3, 5, 7, 9। 3, 5, 7, 9। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, सारंगदेव ने 3 गीतियों का उल्लेख किया है, जबकि मतंग साहब ने 7 गीतियों का देखिए उल्लेख किए हैं और सारंगदेव ने 3 गीतियों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि गोंड, ठीक है, गोंड नहीं सॉरी गीड होगा यहाँ पर, गीड, यहाँ लिख दे रहे गीड, गोंड नहीं होगा, गीड। गीड या डांडिया नृत्य किस प्रदेश का है? गीड या डांडिया नृत्य किस प्रदेश का है? तो बच्चों ऑप्शन के अनुसार आपको बंगाल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड और महाराष्ट्र। ऐसे डांडिया मुख्य रूप से गुजरात का है, परंतु बगल में महाराष्ट्र भी है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र आपको टिक आउट करना है। यदि गुजरात ऑप्शन में रहेगा तो गुजरात आप टिक आउट कर सकते हैं। गीड या डांडिया नृत्य किस प्रदेश का है? तो महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, बाउल गौत किससे संबंधित है? बाउल गौत किससे संबंधित है? तो बाउल संप्रदाय से, मौसम से, जाति विशेष से या फिर स्थान विशेष से? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल, बाउल संप्रदाय से। क्या हो जाएगा? बाउल संप्रदाय से। बंगाल में किसानों एवं मलाहों का गीत है। बंगाल में किसानों एवं मलाहों का गीत है, भटियाली, झूमर, लावनी या गरबा। मतलब बंगाल में किसानों और मलाहों द्वारा किस गीत का प्रयोग किया जाता है? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल, भटियाली। या फिर भटियाली जो है, भटियाली जो गीत है वो बंगाल का ही है ही, बाकी झूमर बंगाल का नहीं है, लावनी महाराष्ट्र का, गरबा गुजरात का है। ऑप्शन से आपका क्या हो जा रहा है? छट जा रहा है कि बंगाल में किसानों एवं महिलाओं के गीत को क्या बोलते हैं? तो भटियाली बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल के लोक संगीत में प्रधानता है। बंगाल के लोक संगीत में प्रधानता है ताल एवं लय, अस्तर एवं ताल, गीत एवं धुन, धुन एवं बोलों की। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको एप्पल, ताल एवं लय की, ताल एवं लय की। देखिए कुल 80 प्रश्न है, 80 प्रश्नों को आप लगातार वीडियो देखिए और सभी प्रश्न का कमेंट्स में आंसर दीजिए और बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि मालाबार का नौका गीत कौन सा है? मालाबार का नौका गीत कौन सा है? कट्टू, बच्चीपट, किरीकट्टी या उडकू? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्ची पट, कच्ची पट मतलब बॉल। अगला प्रश्न आपका है कर्नाटक संगीत पद्धति की मुख्य तालों की संख्या है, अर्थात कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य ताल कितने हैं? 5, 7, 9, 56। 5, 7, 9, 56। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। कर्नाटक संगीत पद्धति में मुख्य तालों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला प्रश्न बच्चों देखिए यहाँ पर 7 कहने का मतलब है कि बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। राग शंकर भरण का उपपद है, राग शंकर भरण का उपपद है। तो ए में आपका मंछा, बी में आपका हरि, सी में माया और डी में श्रीरा, श्रीरा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट से बताइए क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा हरि। क्या हो जाएगा? हरि कहने का मतलब है कि बी, राग शंकर भरण का उपपद क्या है? तो हरि। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका कि नारायण तीर्थर में किसकी रचना है? नारायण तीर्थर में किसकी रचना है? पद का, जावली का, तरंग का या कीर्तनम का? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बॉल मतलब जावली का। नारायण तीर्थर में किसकी रचना है? तो जावली का। अगला प्रश्न आपका है कीर्तन पद्धति से किस अवधि में कुर्ती पूर्वतः विकसित हुई? पुरंदरदास, त्रिमूर्ति, क्षेत्रज्ञ या मतंग साहब? तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है त्रिमूर्ति बॉल।
आपको बताना है कि त्रिमूर्ति किन व्यक्तियों को बोला जाता है, ठीक है। और त्रिमूर्ति का संबंध किससे है, तो तंजौर शहर से है, ठीक है। एक आपको इसमें हिंट्स दे देते हैं कि मुत्तुस्वामी दीक्षितार और जैसे और श्याम शास्त्री, दो व्यक्ति आपको हम बता दे रहे हैं कि त्रिमूर्ति में शामिल थे। एक व्यक्ति का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। अगला प्रश्न आपका है कि चतुन जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है। चतुन जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है 10, 8, 12, 16। बताइए मित्रों क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 8। कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चतुन नहीं होगा, चतुस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुस्र। मिसप्रिंट लिखा गया है चतुस्र, ठीक है। चतुस्र जाति त्रिपुट ताल की मात्रा संख्या है तो 8 है। कितना है, 8 है। अगला प्रश्न पे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि थिरुवाचकम ... में पाए जाने वाले स्रोत हैं। थिरुवाचकम ... में पाए जाने वाले स्रोत हैं नैनार, अंडाल, अधर या मणिक वासगर। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल, नैनार। क्या हो जाएगा, नैनार। एक चीज याद रखिएगा कि नैनार किसको बोलते थे, बताइए। तो विष्णु के अनुयायी को नैनार बोलते थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी को क्या बोलते थे, नैनार बोलते थे। अगला प्रश्न आपका है हिंदुस्तानी संगीत में मोहन राग का नाम क्या है। मतलब हिंदुस्तानी संगीत में मोहन राग का अन्य नाम क्या है, तो मालकौंस, ठीक है, भोपाली सोनी, सी में दुर्ग और डी में है सिर्फ सोनी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सोनी। क्या हो जाएगा, सोनी। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में, संगीत मरकंद में, बृहदेशी में या संगीत रत्नाकर में। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट से बताइए। बृहदेशी में, इसमें बृहदेशी में सी लिखाएगा, बृहदेशी में, ठीक बच्चों। अगला प्रश्न आपका है कि फरद संबंधित है, फरद संबंधित है कायदा से कि पेशकार से कि गत से कि परन से। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गत से। क्या हो जाएगा, गत से। कहने का मतलब है कि सी फरद संबंधित है किससे, तो गत से। अगला प्रश्न आपका है कि तबला एकल वादन में बजाई जाने वाली पहली रचना है। तबला एकल वादन में बजाई जाने वाली पहली रचना है तो कायदा, रेला, पेशकारा या गत। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पेशकारा, सी नंबर। जितने भी प्रश्न इसमें सिलेक्ट किए गए हैं सभी के सभी एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बच्चों किए गए हैं, अतः सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका स्कोरिंग कितना चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तिसत्र त्रिपुट ताल की मात्राएं हिंदुस्तानी संगीत के किस ताल के बराबर होती है। रूपक ताल, तीन ताल, दादरा ताल या कहरवा ताल। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन ताल। क्या हो जाएगा, तीन ताल, मतलब बी नंबर, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि तिसत्र मतलब तीन होता है, तो इसका क्वेश्चन में ही आंसर आपका साइलेंट किया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर और संगीत मरकंद में आने वाले समान कौन है। आने वाले समान कौन है, तो रोहिणी, हलादी, उग्र या छोभिनी। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, छोभिनी, ठीक है। संगीत समय सार का उल्लेख कौन है। संगीत समय सार का और लेखक कौन है जी, उल्टा बोला गया। संगीत समय सार के लेखक कौन है, इसका आंसर बच्चों आपको जरूर याद होना चाहिए। भरत साहब, पसर्वदेव, ठीक है, मतंग साहब या वेंकट भैरवी। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको पसर्वदेव। क्या हो जाएगा, पसर्वदेव, ठीक है। संगीत समय सार के लेखक कौन है, तो पसर्वदेव। एक चीज याद है कि पसर्वदेव का संबंध जो है जैन धर्म से था और जैन धर्म की 23वें तीर्थकर थे। क्या तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो प्राकृत भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था, प्राकृत भाषा में हुआ था। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा कि संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है। इसका भी आंसर बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति है। संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है, मोहम्मद रजा,
सवाई प्रताप सिंह, कृष्णा प्रद व्यास, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कृष्णा प्रद व्यास साहब। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस सन में हुई थी? संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना मतलब कब हुई थी? 1625 में, 1626 में, 1627 में, 1628 में। इसका आंसर हो जाएगा 1625 में। कब हुआ था? 1625 में। और संगीत दर्पण के लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त है, दामोदर साहब, ठीक है, दामोदर गुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? 5, 10, 7 और 6। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? तो 7 मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि दत्तात्रेय वीणा वादक, ध्यान दीजिएगा, दत्तात्रेय वीणा वादक हैं गोपाल कृष्ण मतंग साहब, नाना पाने सेन होगा, ठीक, नाना पान सेन, और डी में है स्वामी D.R. पार्वतीकर। तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वामी D.R. पार्वतीकर। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा राग आश्रय राग है? निम्नलिखित में से कौन सा राग आश्रय राग है? पूर्वी, मालकौंस, रामकली या पुरिया? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, पूर्वी। इसका पहले भी आंसर हम बता चुके हैं, इसलिए जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए सभी प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है मित्रों। माई म्यूजिक माई लाइफ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। माई म्यूजिक माई लाइफ ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रात नंजनकर साहब, रविशंकर साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की अली अकबर? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल, रविशंकर साहब है। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? तो रविशंकर साहब है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम रचित वेद का नाम बताएं, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो सबसे पहले रचना किया गया था? इसका आंसर आपको बच्चों जरूर याद होना चाहिए, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत किसे कहते हैं? बताइए संगीत किसे कहते हैं? तो हम इसके पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि गायन का, वादन का और नृत्य का सामूहिक समूह को हम क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं। मतलब तीनों के मिश्रण को, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही। संगीत किसको बोलते हैं? जिसमें गायन भी हो, वादन भी हो, नृत्य भी, तीनों शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि का वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो गलत है कि शायद या सही या आंशिक रूप है। आंशिक रूप कहने का मतलब है कि माने न के बराबर मिलता हो, कम कम मिलता हो, ठीक है। डी नंबर इसका आंसर क्या बच्चों? सही है। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न आज का है 80 नंबर कि सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 3, 4, 7 और 5। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एप्पल, 3, ठीक है। इस प्रकार ध्यान दीजिए, अल्लाह रिपू किस नृत्य के टुकड़ा है? अल्लाह रिपू किस नृत्य के टुकड़ा है? कथक का, मोहिनीअट्टम का, भारतनाट्यम का या कुचिपुड़ी का? ठीक है बच्चों, बारीकी से ध्यान दीजिए। सभी प्रश्न एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अल्लाह रिपू किस नृत्य का एक टुकड़ा है? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि भरतनाट्यम नृत्य की संगत किस तालवाद्य से की जाती है? भरतनाट्यम नृत्य की संगत किस ताल से की जाती है? ए में है तबला, बी में है पखावज और डी में है नगाड़ा। यहाँ पर होगा नकारा, मिसप्रिंट लिखा गया है, और डी में मृदंग। इसका बच्चों आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। कुल 80 प्रश्न लेकर के आए गए हैं। अब आपको 80 प्रश्न में कितना आपको स्कोरिंग हुआ ये आप जरूर बताइए, कितना नंबर आपका आया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मृदंग, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। कमेंट से बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के नागस्वरम
वृंदवादन में विशेष रूप से किस ताल का प्रयोग होता है? दक्षिण भारत के नागस्वरम वृंदवादन में विशेष रूप से किस ताल का प्रयोग होता है? ए में आपको ढोलक है, बी में तबिल है, डी में आपका डफ है, सी में डफ है और डी में आपका सरव है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ताबिल। क्या हो जाएगा? ताबिल। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको याद हो जाएगा और पता चल जाएगा कि मेरा तैयारी अभी कितना है। कर्नाटक ताल पद्धति की त्रिपुट ताल किस प्रकार लिखी जाती है? कर्नाटक ताल पद्धति की त्रिपुट ताल किस प्रकार लिखी जाती है? 100, 1000, 1 या फिर 100? हालांकि 101 यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आपको हो जाएगा 100। पूरा पूरी 100 से इसको सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित है? षडज ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित है? 4, 5, 3, 7। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? ठीक है, कमेंट्स में आप लगातार आंसर देते रहिए, इससे आपको स्कोरिंग पता चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 कहने का मतलब है कि डी नंबर। अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि इनमें से कल्याण थाट कौन सा राग है? इनमें से कल्याण थाट कौन सा राग है? भटियार, चंद्रकांत, पुरिया या माली गौरी? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भटियार। भटियार कहने का मतलब है कि एप्पल। इतना फास्ट देखिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कम समय बचा हुआ, अधिक से अधिक प्रश्न का हमको आंसर कर लेना है। इसलिए मेरा टारगेट ही है कि कम से कम 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर लें। अगला प्रश्न मित्रों, सा रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होता है? यदि आप तैयारी में हैं तो 100% इसका आंसर याद होना चाहिए। भैरवी, भैरव, मालकुंजी या फिर मालकौंस? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट में बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भैरवी, एप्पल। क्या हो जाएगा? भैरवी। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, रे ग म प ध किस राग के स्वर हैं? किस राग के स्वर हैं? भैरव, अहिर भैरव, नट भैरव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बच्चों कमेंट्स में आप तब तक आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा भैरव। क्या हो जाएगा? भैरव कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राग औडव जाति का नहीं है? कौन सा राग औडव जाति का नहीं है? भूपाली, देशकर, शंकरा या मालकौंस? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि देशकर। जिस तरीका से हम यहाँ पर आंसर कुछ समय के बाद शो करते हैं, उसी तरीका से आप भी कुछ समय के बाद आंसर क्या कर दिया कीजिए? शो कर दिया कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, मोहन वीणा वाद्य के वादक हैं? मोहन वीणा वाद्य के वादक हैं, या फिर पूछ सकता है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मोहन वीणा बजाते हैं? तो इसके पहले वाले क्लास में बच्चों हम बता चुके हैं। इसका आंसर डायरेक्ट में बताइए, विश्व मोहन भट्ट है। विश्व मोहन भट्ट क्या बजाते हैं? तो वीणा बजाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि गोपाल कृष्ण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? गोपाल कृष्ण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, सितार या सरोद? बताइए मित्रों क्या इसका आंसर होगा? गोपाल कृष्ण कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो विचित्र वीणा बजाते हैं। कौन सा वीणा बजाते हैं? विचित्र वीणा। गोपाल कृष्ण का संबंध किस वीणा से है? तो विचित्र वीणा से है। संतूर किस स्थान से आया है? संतूर किस स्थान से आया है? कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या हरियाणा होगा, ठीक है, या राजस्थान? इसका आंसर बच्चों एप्पल हो जाएगा। कश्मीर से संतूर कहां से निर्माण हुआ है या संतूर कहां से आया है? तो कश्मीर से। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, सितार वादक जो सुरबहार भी बजाता था, मतलब इनमें से कौन से ऐसे सितार वादक हैं जो सुरबहार भी बजाते थे? तो इसका बच्चों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। रविशंकर साहब होगा नहीं, निखिल बनर्जी साहब होगा नहीं, हलीम जाफर खान नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर क्या बच गया लास्ट में? डी नंबर, मतलब इमरत खां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, बांसुरी को शास्त्रीय जगत में किसने स्थापित किया? बांसुरी को शास्त्रीय जगत में किसने स्थापित किया?
ए में आपको है हरि प्रसाद चौरसिया, बी में है देवेंद्र मुदेश्वर, सी में पन्ना लाल घोष और डी में है रघुनाथ सेठ है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा एप्पल, हरि प्रसाद चौरसिया। या फिर आपसे पूछ सकता है कि हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? तो 32वां अध्याय, 18 अध्याय, 29 अध्याय या 31 अध्याय? बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा? कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 32, एप्पल। ठीक है, नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीति का उल्लेख कितने अध्याय में है? तो 32वें अध्याय में वर्णित है। अगला प्रश्न बच्चों, नारद ने संगीत मरकंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? नारद ने संगीत मरकंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा? इस 32 यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको 32 लिखा हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए में आपका 32 लिखा हुआ है, बी में 18, सी में 17 और डी में 19। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 32 ही एप्पल ही क्या है? सही है। नारद ने संगीत मरकंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं? तो 32 ही बताए हैं। अगला प्रश्न है, नाद के कितने भेद बताए थे, या फिर नाद के कितने भेद हैं? 2, 18, 5, 7। 2, 18, 5, 7 है। तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए कि नाद के कितने भेद हैं। नाद के कितने भेद हैं? तो नाद के भेद बच्चों आपको हो जाएंगे 2 भेद हैं। कौन कौन? आहत और अनाहत। नाद के कितने भेद हैं? 2 भेद। अगला प्रश्न आपका है कि नरवज, वायुज, चर्मज, लोहज एवं सिरज किसके भेद बताए गए हैं? किसके भेद बताए गए हैं? तो इसका बच्चों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका कमेंट्स में आपको आंसर देना है, आपका HW के रूप में है। इसका कमेंट्स बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि संगीत मरकंद ग्रंथ में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? संगीत मरकंद ग्रंथ में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 19 अलंकारों का। ठीक है, कितने अलंकारों का? 19 अलंकारों का। अगला प्रश्न दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा खां किस विद्या के प्रसिद्ध कलाकार थे? या फिर आपसे पूछ सकता है कि उस्ताद अल्लाह रखा का क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला वादक थे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है? या फिर पद्म विभूषण से सम्मानित इनमें से कौन से विद्वान हैं? तो बच्चों अमीर खां, फयाज खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां, बिस्मिल्लाह खां। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण प्राइज मिल चुका है, मतलब डी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म कब हुआ था? अब बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। 1869, 1872, 1881, 1883। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1872, मतलब बी नंबर 1872। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि तानसेन का जन्म हुआ था, मतलब तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था, कि आगरा में, कि दिल्ली में, कि लखनऊ में? तो तानसेन का जन्म बच्चों ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे? तो इसका बच्चों कमेंट्स में डायरेक्ट आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल। कहने का मतलब है कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के गुरु कौन थे? तो बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी। अगला प्रश्न बच्चों कि रौद्र रस का रंग होता है, रौद्र रस का रंग कैसा होता है? लाल, सफेद, हरा तथा पीला। इसका आंसर हो जाएगा कि रौद्र रस का जो बच्चों रंग होता है वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और यदि भयानक रस का रंग यदि आपसे पूछ देगा तो काला होता है। ठीक है, भयानक रस का रंग कैसा होता है? तो काला। और रौद्र रस का रंग कैसा होता है? तो सफेद। और यदि आप तो हास्य रस पूछ देगा, ठीक है, तो हास्य रस का जो होता है सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है, भयानक रस का रंग काला होता है। यहाँ पर पूछा रौद्र रस का रंग कैसा होगा? तो लाल। अगला प्रश्न मित्रों
कि श्रृंगार रस किस रंग को दर्शाता है? श्रृंगार रस किस रंग को दर्शाता है? नीला, पीला, लाल, चमकीला। तो इसका हो जाएगा बच्चों नीला। और श्रृंगार रस के देवता कौन है? तो विष्णु भगवान है। श्रृंगार रस के देवता कौन है? तो विष्णु भगवान है। अगला प्रश्न आपका है, आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8, 9, 7, 5। आचार्य अभिनव के अनुसार रसों की संख्या बच्चों कितना है? 9 है, मतलब बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या कितनी है? भारत द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या कितनी है? तो 2, 8, 4 और 9। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 4। भारत द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या कितना बताए हैं? 4, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों, कि मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? मुख्य पुराणों की संख्या कितनी थी? तो आपको सभी बच्चों को याद होगा कि पुराण की संख्या कितना होता है? 18 होता है। मिसप्रिंट आपको आंसर दिया गया है, ठीक है, इसको 18 कर दिया जा रहा है, मतलब सी नंबर। ठीक है, मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों के बारे में आपको बताते चले कि पुराण कुल 18 जो है, आपको बताना है कि पुराण के लेखक कौन है। और दूसरा आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जैन साहित्य में संगीत को कितने कलाओं में स्थान दिया गया है? जैन साहित्य में संगीत को कितने कलाओं में स्थान दिया गया है? तो 64 कलाओं में। कितनों में? 64 कलाओं में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? एप्पल। अगला प्रश्न है आपका कि मरुपटह वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? मरुपटह वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? तंत्री वर्ग, पुष्कर वर्ग, सुशीर वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों 32 का आपको आंसर हो जाएगा पुष्कर वर्ग। प्रत्येक प्रश्न को आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए, स्कोरिंग आपको पता चलेगा कि आपका स्कोरिंग क्या है। अगला प्रश्न मित्रों, कि बौद्ध काल में कौन सा वीणा त्रिपिटक में अधिक प्रचलित थी? बौद्ध काल में कौन सा वीणा त्रिपिटक में अधिक प्रचलित थी? तो महती वीणा, वेलु पांडु, या भ्रमरिका, या एकादश। ठीक है बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वेलु पांडु, मतलब बॉल, वेलु पांडु। अगला प्रश्न आपका है, पाली त्रिपिटकों का समय था, मतलब पाली त्रिपिटक का प्रयोग किसके कौन सी काल में किया जाता था? तो पाली भाषा से ही समझ में आ जाएगा कि बौद्ध काल। क्या हो जाएगा? बौद्ध काल, क्योंकि भगवान बुद्ध पाली भाषा में ही अपने प्रवचनों को दिया करते थे, प्रचार प्रसार किया करते थे। अगला प्रश्न है, प्रयाग संगीत समिति द्वारा शिरोमणि की उपाधि किस कलाकार को दी गई? प्रयाग संगीत समिति द्वारा स्वर शिरोमणि की उपाधि किस कलाकार को दी गई? स्वाई गंधर्व को, गंगूबाई हंगल को, कि भारत खंडे जी को, कि आचार्य बृहस्पति जी को? बताइए बच्चों क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल। अगला प्रश्न आपका है, स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है? स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में, एप्पल। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष मुंबई में स्वामी हरिदास संगीत समारोह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेलोडी का क्या अर्थ है? बताइए बच्चों क्या इसका आंसर होगा? मेलोडी का क्या अर्थ है? क्रमिक स्वरों का वादन, संवाद स्वरों का वादन, ऑर्केस्ट्रा, या लयकारी? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि क्रमिक स्वरों का वादन, क्रमिक स्वरों का वादन। कम समय में सबसे अधिक प्रश्नों का आंसर आपको बताया जाएगा, आप अंतिम समय तक अवश्य जुड़े हुए रहें। हार्मनी का क्या अर्थ है? हार्मनी का क्या अर्थ है? क्रमिक स्वरों का वादन, संवाद स्वरों का एक साथ वादन, या ऑर्केस्ट्रा, या लयकारी? देखिए दोनों प्रश्न में थोड़ा थोड़ा का फर्क है। मेलोडी का क्या अर्थ है? तो क्रमिक स्वरों का वादन, परंतु यहाँ पर हार्मनी का क्या अर्थ है? तो इसका बच्चों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संवाद स्वरों का एक साथ वादन, बॉल, संवाद स्वरों का एक साथ वादन। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है?
हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? तो हारमोनी, मेलोडी, राग या गीत। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? मेलोडी। क्या हो जाएगा? मेलोडी मतलब बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है, पंडित राम सहाय के गुरु कौन है? पंडित राम सहाय के गुरु कौन है? मक्खा खां, जानकी सहाय, नरसू या मोदू खां। तो बच्चों मोदू खां इसका आंसर क्या है? सही है, मोदू खां। अगला प्रश्न मित्रों, बाल कृष्ण बुआ किस घराने से संबंधित हैं? बाल कृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है? बच्चों इसका आंसर आप जरूर दिया कीजिए। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना या पटियाला घराना। ठीक है, बाल कृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है? तो इसका बच्चों हो जाएगा ग्वालियर घराना, बॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्वालियर घराना। बाल कृष्ण बुआ का संबंध किस घराना से है? तो ग्वालियर घराना से। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद विलायत खां किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद विलायत खां का संबंध किस घराने से है? बताइए, इटावा घराना, मैहर घराना, सेनिया घराना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा सेनिया घराना। उस्ताद विलायत खां का संबंध किस घराने से है? सेनिया घराना से। अगला प्रश्न है, कौन इटावा घराने के कलाकार नहीं है? कौन इटावा घराने के कलाकार नहीं है? ये आपको ऑप्शनली प्रश्न है, इसका आंसर आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। तो इसका आंसर बच्चों हम बता देते हैं, उस्ताद हलीम जाफर खां। उस्ताद हलीम जाफर खां का जो है से इटावा घराना के कलाकार नहीं है, बाकी जो है से इटावा घराना के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत कितने प्रकार बताए हैं? भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए हैं? 7, 4, 6, 550। तो बच्चों इसका कमेंट्स में आप आंसर जरूर दीजिए कि 4 आंसर मतलब बॉल। भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 बताए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विदेशी में, संगीत रत्नाकर में, कि नाट्य शास्त्र में, कि परिजात में? इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? संगीत परिजात। कहने का मतलब है कि ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो परिजात में मिलता है। संगीत परिजात के लेखक कौन है? अहोबल साहब है। अहोबल साहब आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या के अंतर्गत किया जाता है? ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या के अंतर्गत किया जाता है? तो जाति गायन में, नाट्य में, कि वृंद वादन में, कि वंशी वादन में? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा जाति गायन में, एप्पल। क्या हो जाएगा? जाति गायन में। अगला प्रश्न मित्रों, विकृति स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? विकृति स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? तो भरत साहब, सारंग देव, नारद साहब या कोहल? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारंग देव साहब, बॉल। क्या हो जाएगा? सारंग देव साहब। अगला प्रश्न आपका है कि झमाकड़ा झमाकड़ा स्वांग किस अवसर पर गाया जाता है? एक प्रकार का गीत है बच्चों कि झमाकड़ा झमाकड़ा स्वांग किस अवसर पर गाया जाता है? वैवाहिक संस्कारों पर, कि त्योहारों पर, कि धार्मिक आयोजन में, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको वैवाहिक संस्कारों में। किसमें? वैवाहिक संस्कारों में। आपको याद रखना है कि झमाकड़ा झमाकड़ा स्वांग जो गीत है हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश, HP। अगला प्रश्न आपका है, हिमाचल प्रदेश का प्रचलित लोकगीत है। देखिए आई गया नाम, हिमाचल प्रदेश का प्रचलित लोकगीत इनमें से कौन सा है? तो बूढ़डमा, उडकू, रोप या स्वांग? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एप्पल, बूढ़डमामा। अगला प्रश्न आपका है कि कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत है। कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत है तो छकरी, डफ, लावनी, भटियाली? आपको बता देते हैं, भटियाली पश्चिम बंगाल का है, लावनी महाराष्ट्र का है। और इसका तो थोड़ा सा अनजान नाम है, परंतु ये आपको क्या छकरी आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट वे में छट गया। अर्थात कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत कौन है? तो छकरी है। अगला प्रश्न मित्रों, रौफ गीत कहाँ कहाँ? इसको रौफ भी कभी कभी लिख देता है। ठीक है,
रौफ या रौफ गीत कहाँ का है? तो बंगाल का, पंजाब का, कश्मीर का या उत्तर भारत का? तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कैट। रौफ जो है से कहाँ का है? तो कश्मीर का आपको गीत है। अगला प्रश्न मित्रों कि कुरवंजी किसके द्वारा संचरित किए जाते हैं? कुरवंजी किसके द्वारा संचरित किए जाते हैं? ए में आपका अन्नमाचार्य द्वारा, बी में आपको है कवि कुंजर भारती द्वारा, डी में क्षेत्रज्ञ द्वारा या सॉरी सी में है क्षेत्रज्ञ द्वारा और डी में आपका है सुब्रह्मण्यम भारतीयार द्वारा। तो इसका डी ही आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्नलिखित किस अंग अथवा रचना में है? चिट स्वर में जाति का सम्मिलित निम्नलिखित किस अंग अथवा रचना में है? तिलाना, चिटतानम, सोलुकेट या जाति स्वरम? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब जाति स्वरम। क्या हो जाएगा? जाति स्वरम। अगला प्रश्न मित्रों, खमास एक है डॉट डॉट डॉट, खमास मतलब क्या है? खमास क्या है? तो इसका उपांग राग, जनक राग, ऑडो राग या भाषांग राग? तो इसका बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? उपांग राग, एप्पल। क्या हो जाएगा? खमास क्या है? तो उपांग राग है। अगला प्रश्न है सुशीरवाद डॉट 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 होते हैं, सुशीरवाद डॉट 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 होते हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी नंबर, कॉर्डोफोनिक को हम क्या बोलते हैं? सुशीरवाद बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीतिक प्रशस्तर स्तंभ डॉट 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 में पाए जाते हैं, अर्थात कहने के मतलब है कि संगीति प्रशस्तर स्तंभ कहाँ पाए गए हैं? हम्पी में, बेलूर में, कटक में या कुंभकोणम में? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि बेलूर में। कहाँ हो जाएगा? बेलूर में। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नाद के कितने भेद हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, नाद के कितने भेद हैं? तो नाद के कितने भेद हैं? दो भेद है बच्चों। नाद के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। आपको आंसर याद होना चाहिए। पहला का बोलते आहत नाद और दूसरा का क्या बोलते? अनाहत नाद। ठीक है, अर्थात डी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाद के कितने गुण एवं धर्म बताए गए हैं? देखिए वहां नाद के भेद था, यहाँ पर नाद का गुण या धर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 3 4 2 मतलब 3। नाद के कितनी विशेषताएं हैं या नाद के कितने गुण हैं या नाद के कितने धर्म है? तो कितना टिक आउट करिएगा? 3। 3 कहने का मतलब है कि बॉल। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि देवगिरी बिलावल का थाट बताइए। देवगिरी बिलावल का थाट बताइए। कल्याण, खमाज, बिलावल या काफी? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बिलावल। देवगिरी बिलावल का थाट क्या है? तो बिलावल ही है। अगला प्रश्न मित्रों कि आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? नाद का छोटा बंझापन से, नाद का छोटा बंझापन से, नाद का ऊंचा नीचापन से या नाद की जाति से या ध्वनि का उत्कर्म से? इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 60 नंबर का। ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि उत्पादक कार्य, मतलब डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है कि भारत के विकृति स्वर हैं, भारत के विकृति स्वर हैं, तो तीव्रतर नि, कौशिकी निगर, अंतरगंधार या तीव्रतर गंधार? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि कौशिकी गंधार। क्या हो जाएगा? कौशिकी गंधार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिजराब से नहीं बजाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिजराब से नहीं बजाया जाता है? सितार, गिटार, सूरबहार या सरोद? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो सूरबहार। इतना फास्ट देखिए इसलिए बताया जा रहा था कि कम समय में अधिक से अधिक, यह पहला ऐसा चैनल है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका है अतीत अनागत का संबंध है, अतीत अनागत का संबंध है क्रिया से, जाति से, अंग से या ग्रह से? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह से। डायरेक्ट में बच्चों आप कमेंट में आंसर दिया कीजिए, कम समय में अधिक स्कोरिंग कीजिए। अनुद्रुत का चिन्ह इनमें से कौन है? बताइए अनुद्रुत का चिन्ह इनमें से कौन है? यू, ओ, एस या टी? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो ओ हो जाएगा। ओ कहने का मतलब है कि बी। अगला प्रश्न मित्रों ताल आड़ा 4 ताल का प्राचीन नाम है। ताल आड़ा
चार ताल का प्राचीन नाम है त्रिपुट ताल, झंपा ताल, मठ ताल या चंपक ताल। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? चंपा ताल, मतलब बॉल इसका आंसर क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, तंत्रवाद जो लयवाद के रूप में प्रयुक्त होता है, तंत्रवाद जो लयवाद के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वर मंडल, उपंग, रबाब या इसराज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, स्वर मंडल। क्या हो जाएगा? स्वर मंडल। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि अष्टोत्तर शतताल लक्षणम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बच्चों संगीत का है। अष्टोत्तर शतताल लक्षणम पुस्तक के लेखक कौन है? सुभद्रा चौधरी, पुंडरीक विठल, आधा तुलसी या रामत्य साहब। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा रामत्य साहब, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर के टीकाकर हैं, मतलब संगीत रत्नाकर का टीका किसने लिखा? अभिनव गुप्त, नान्यदेव, सी भोपाल या लोचन साहब। बच्चों कमेंट्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिए, सी भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में कितने तालों का उल्लेख मिलता है? सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर में कितने तालों का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर बच्चों 110, 120, 130, 140, तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय का शीर्ष है, नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय का शीर्ष है भाव व्यंजक, रस विकल्प, 10 रूपक, पूर्वाधान। ठीक है, पूर्वाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बॉल, मतलब रस विकल्प। क्या हो जाएगा? रस विकल्प। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत ये दोनों संगीत पद्धति में कुशलता से बजाने वाले कलाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित गजानन जोशी, पुरंदर देवदास जोशी, टी.एन. कृष्णन या एस गोपाल कृष्णन। तो 71 नंबर का बच्चों आपको आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि पंडित गजानन जोशी, पंडित गजानन जोशी। देखिए कुल 80 प्रश्न आपके पास लेकर के आए हैं, जो एग्जाम में भी 80 प्रश्न ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा? दिल्ली, लखनऊ, पटियाली या लाहौर। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? पटियाली, सी नंबर। ये आपको यूपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। शताब्दी पूछ जाएगा तो 13वीं शताब्दी आप टिक आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित वेंकट मुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई थाट की संख्या क्या है? पंडित वेंकट मुखी द्वारा बताई गई राग वर्गीकरण हेतु बताई गई थाटों की संख्या कितनी है? 105, 72, 32 या 12। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो 73 का हमको आंसर हो जाएगा 12। कितना बताया गया? 12। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका, स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है? स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन? तो रामकृष्ण दास, शिवशंकर दास, रामशंकर दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शिव कुमार दास, मतलब बॉल नंबर। क्या हो जाएगा? बॉल नंबर, शिव कुमार दास। अगला प्रश्न मित्रों कि मनुष्य को सुसंस्कृत एवं संस्कारी बनाने में डॉट 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 एक व्यापक क्रिया है, मतलब मनुष्य को संस्कृत एवं संस्कारी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? संगीत का, शिक्षा का, कला का या समाज का? बताइए बच्चों क्या होगा? इसका कमेंट्स में आपको जरूर आंसर देना चाहिए। शिक्षा का। किसका हो जाएगा? शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर बच्चों दीपनी, मोदिनी, भवानी या तरावली। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? मोदिनी, बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि अतिशजन पक्षी की चोंच में कितने छिद्र होते हैं? छिद्र यहां लिखाएगा, कितने छिद्र होते हैं? अतिशजन पक्षी की चोंच में कितने छिद्र होते हैं? 5, 6, 7, 9। इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? 7। 7 कहने का मतलब है कि सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। सामवेद के
तीन स्वरों में से एक है, तो उदात्त, कुष्ठ, अनिष्ट और संचारित। इसका क्या आंसर हो जाएगा? उदात्त। क्या हो जाएगा? उदात्त मतलब एप्पल। आपको तीनों स्वरों का नाम सुन लीजिए, उदात्त है, अनुदात्त है और तीसरा का आपको खुद कमेंट्स में आंसर देना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपका है, किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा यजुर्वेद में। मतलब बहुत ज्यादा लड़कर इसका सामवेद आंसर टिक आउट करके निकाल देंगे, परंतु इसका आंसर आपको क्या रखना है? यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, कि वैदिक काल में गज का नाम क्या था? वैदिक काल में गज का नाम क्या था? तो इसी का पिनाकी, विपंची या सरस्वती वीणा? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसी का एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में सुशीरवादों को नाम दिया गया है। ऋग्वेद में सुशीरवादों को क्या नाम दिया गया है? नास्टी, वेशी, गाज या भांड? बच्चों कमेंट्स में इसका आप जरूर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि नास्टी। क्या हो जाएगा? नास्टी। ऑडो प्रकार की मूर्छना में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है? ऑडो प्रकार की मूर्छना में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है? ए में है 4, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 7। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5, मतलब सी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फिर से, ऑडो प्रकार की मूर्छना में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है? तो कितना टिकट करिएगा बच्चों? 5 है। जितने भी इसमें प्रश्न डाले गए हैं सभी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के मध्य नजर रखते बच्चों बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, साडो प्रकार की मूर्छना में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है? साडो प्रकार की मूर्छना में कितने प्रकार के स्वरों का प्रयोग किया गया है? ए में है 5, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 7। हम जैसे ही बच्चों ऑप्शन को इंडिकेट करते हैं, आप तत्काल कमेंट्स में आंसर दे दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6। 6 कहने के मतलब है कि बॉल। ठीक है, 6 कहने का मतलब क्या है? कि बॉल। फिर से ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्नों पर, भारतीय संगीत में मूर्छना कितने प्रकार की थी? भारतीय संगीत में मूर्छना कितने प्रकार की थी? ए में है 4, बी में है 3, सी में है 7 और डी में है 5। कमेंट से बच्चों इसका आंसर दीजिए आप। कुछ समय इसीलिए हम गैपिंग छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। कहने का मतलब है कि 4। भारतीय संगीत में मूर्छना कितने प्रकार के थी? तो 4 ठीक आउट हमको करना बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि अचल स्वर कौन से 2 हैं? अचल स्वर कौन से 2 हैं? बताइए बच्चों, इसमें से आंसर आपको डायरेक्ट में बताना है, कुछ गैपिंग समय का आपको छोड़ देंगे, तब तक आप आंसर इसको दे दिया कीजिए। ए, बी, सी, डी। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि स और प अचल स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों, विहाग को विहागड़ा से अलग करने वाले स्वर इंगित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विहाग को विहागड़ा से अलग करने वाले स्वर को इंगित कीजिए। तो ए में है रे शुद्ध, बी में है मा शुद्ध और सी में है नी कोमल और डी में है गा शुद्ध। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, नी कोमल। क्या हो जाएगा? नी कोमल। बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तबला या पखावज प्रायः किस स्वर में मिलाया जाता है? तबला या पखावज प्रायः किस स्वर में मिलाया जाता है? षडज में, गंधार में, मध्य में कि पंचम में? बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, इसका आंसर बच्चों आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब षडज में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, सवा गुण किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? सवा गुण किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? ये आपको कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं। इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी कहने का मतलब है कि 5/4। इसको भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 25। और 1.25 को हम क्या बोलते हैं? सवा गुण बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि अड़ा चार ताल में
मात्राओं की संख्या है, मतलब अड़ाचार ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 12, 13, 14, 15। 12, 13, 14, 15। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 14। 14 कहने का मतलब है कि एप्पल। अड़ाचार ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 14। अगला प्रश्न मित्रों, दक्षिण भारतीय संगीत समारोह में किस संगत वाद्य का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि दक्षिण भारतीय संगीत समारोह में किस संगत वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो ए में है खंजीरा, बी में है हारमोनियम, सी में है नादस्वरम और डी में है सैक्सोफोन। तो इसका बच्चों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका हो जाएगा नादस्वरम। क्या हो जाएगा? नादस्वरम। एक चीज और आपको बता देते हैं, यदि उत्तर भारतीय संगीत कह देगा तो हारमोनियम टिक आउट करना, ठीक है। उत्तर भारत यदि बोल देगा तो उत्तर भारत में इसका क्या हो जाएगा? हारमोनियम आंसर होगा, ठीक मित्रों। परंतु नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि गीत गोविंद ग्रंथ का रचना काल था, मतलब गीत गोविंद की रचना किस शताब्दी में किया गया था? इसका अभी तक आंसर बच्चों माने विवादित है, परंतु कुछ विद्वानों का स्टेटमेंट है कि 12वीं शताब्दी पूर्वार्ध में, 12वीं शताब्दी पूर्वार्ध में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए, गीत गोविंद ग्रंथ किस भाषा में रचित था? या फिर पूछ सकता है कि गीत गोविंद की रचना किस भाषा में हुई थी? बताइए इसका आंसर बच्चों क्या होगा कि गीत गोविंद की रचना किस भाषा में हुई थी? हिंदी में, अवधी में, पाली में, संस्कृत में, ठीक है। हिंदी, अवधी, पाली, संस्कृत। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? गीत गोविंद की रचना हुआ था संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए, गीत गोविंद की रचनाकार कौन थे? यहाँ पर थे होगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो ये तो आपको गलत ऑप्शन है। कालिदास, मेघदूतम, लोचन साहब, इसमें से कोई नहीं है। अर्थात इसके गीत गोविंद के लेखक हो जाएंगे जयदेव साहब। क्या हो जाएंगे? जयदेव साहब। किताब में इतना ज्यादा गलती दिया हुआ है कि बहुत सुधारने के बाद इतना सुधारा गया है, इसलिए कुछ गलती से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन नहीं जानता है बताइए? इसमें जयदेव नहीं किया है, ठीक है। इस प्रकार गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव साहब। किस भाषा में लिखे थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे थे। किस शताब्दी में लिखा गया था? तो 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, मतंगकृत बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? मतंगकृत बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? 7, 8, 9, 10। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अध्याय। कितना अध्याय है? 8 अध्याय है। या फिर पूछ सकता है कि बृहदेशी के लेखक कौन है? बृहदेशी के लेखक कौन है? तो क्या टिक करिएगा? मतंग साहब है। और इसमें कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन थे? नारदीय शिक्षा के टीकाकारक, नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन थे? देवेंद्रनाथ, नारद साहब, सुभाकर भट्ट या लालमणि मिश्र। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि देवेंद्र साहब है। नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन थे? तो देवेंद्र साहब है। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, शार्दुल को किस उपनाम से संबोधित करते हैं? शार्दुल को किस नाम से संबोधित करते हैं? उपरंग से, ख्याल से, तुम्बुरु से या गंधर्व से? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में लगातार आप आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि ख्याल से। किससे? ख्याल से। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक इनमें से कौन है? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध सितार वादक इनमें से कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खां। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है। अतः इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पंडित रविशंकर। बॉल, ठीक है। पंडित रविशंकर अर्थात कहने का मतलब है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार वादक से। किससे है? सितार वादक से। एक चीज और आपको बताते चले कि पंडित रविशंकर का जन्म जो है 1920 ईस्वी में हुआ था और सीनिया घराना में हुआ था, परंतु इनका संबंध जो था
ठीक है, बनारस घराना से था। किस किस घराना से था? बनारस घराना से था। ये आपको आंसर याद होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों कि संतूर वादक इसमें से कौन से हैं? संतूर वादक इनमें से कौन से हैं? बताइए क्या आंसर होगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको कंफर्म याद होना चाहिए। उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद हलीम जाफर खां, पंडित शिव कुमार शर्मा या पंडित समता प्रसाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, पंडित समता प्रसाद है। पंडित समता प्रसाद को और किस नाम से बोला जाता है? तो गुदई महाराज के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सरोद वादक इनमें से कौन है? सरोद वादक इनमें से कौन है? बताइए बच्चों क्या होगा, इनमें से कौन सरोद वादक है? पंडित रविशंकर, अमजद अली खां, उस्ताद विलायत खां या इनमें से कोई नहीं? लगातार बच्चों आप आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका हो जाएगा अमजद अली खां, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। सरोद वादक इसमें से कौन है? तो अमजद अली खां। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से ग्रुप पद गायक हैं। हालांकि ध्रुपद यहाँ पर होगा, ध्रुपद। ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट बहुत ज्यादा किताब में गलती दे देने का इतना सारा परेशानी हो रहा है। इनमें से ध्रुपद गायक कौन से हैं? ध्रुपद गायक कौन से हैं? तो अमीर खां होगा, अमीर खां, मल्लिका अर्जुन मंसूर, ठीक है, फयाज खां या अमीनुद्दीन खां। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी मतलब अमीनुद्दीन खां। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसका यहाँ पर अद्भुत रस के देवता कौन है? अद्भुत रस के देवता कौन है? बताइए बच्चों क्या होगा आंसर। अद्भुत रस के देवता आपको ब्रह्मा यम महेश एवं विष्णु। ब्रह्मा यम महेश एवं विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रह्मा भगवान, एप्पल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अद्भुत रस के देवता कौन है? तो ब्रह्मा भगवान। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, श्रृंगार रस के देवता कौन है? श्रृंगार रस के देवता कौन है? ठीक है, यम, कृष्ण, विष्णु एवं महेश। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विष्णु भगवान। ठीक है, श्रृंगार रस के देवता कौन है? तो विष्णु भगवान। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हास्य रस का रंग कैसा होता है? हास्य रस का रंग कैसा होता है? सफेद, हरा, लाल एवं पीला। बताइए आंसर क्या होगा। हास्य रस का रंग कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा बच्चों आंसर सफेद होता है, एप्पल। ठीक है, हास्य रस का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। अगला प्रश्न है भयानक रस का रंग कैसा होता है? बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भयानक रंग। ठीक है, भयानक रस का रंग कैसा होता है? भयानक रस का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, सफेद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इसे दे रहा है इनमें से कोई नहीं, परंतु बच्चों को हम बता देना चाहते हैं इसका आंसर होगा काला। भयानक रस का रंग कैसा होता है? तो काला। एक क्वेश्चन और इसमें आपको बच्चों बताएंगे कि भयानक रस के देवता कौन है? तो कालदेव। कौन है? कालदेव, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भयानक रस के देवता कौन है? तो कालदेव। अगला प्रश्न मित्रों कि अद्भुत रस का रंग कैसा होता है? दोबारा रिपीट आपको क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दे दिया कीजिए। अद्भुत रस का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड को संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक बच्चों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड को संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है? तो ए में है चौथा, बी में है तीसरा, सी में है पहला और डी में है नवा। ठीक बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि मार्कंडे पुराण के किस प्रकरण में वाद्यों का वर्णन किया गया है? मार्कंडे पुराण के किस प्रकरण में वाद्यों का वर्णन किया गया है? इसका आंसर ए में है 23, बी में है 27 और सी में है 106 और डी में 120। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 106। 106 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है, 106 कहने का मतलब क्या है? कि सी नंबर। बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रेरणा
श्रीमाली को किस उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? प्रेरणा श्रीमाली को किस उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? तो ए में है पद्मश्री, बी में आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, सी में है कालिदास सम्मान और डी में है तानसेन सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल कहने का मतलब है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? तो प्रेरणा श्रीमाली को, प्रेरणा श्रीमाली को। अगला प्रश्न है तानसेन संगीत की ओर से उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है, तानसेन संगीत की ओर से उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? संगीताचार्य, आफ्ताबे हिंद, भारत का गौरव या संगीत नायक? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट से बच्चों जरूर आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आफ्ताबे हिंद। क्या हो जाएगा? आफ्ताबे हिंद कहने का मतलब है कि बॉल। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां को किस उपाधि दिया गया? तो आफ्ताबे हिंद की उपाधि इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आफ्ताबे सरोद उपाधि से किस कलाकार को सम्मानित किया जा चुका है? आफ्ताबे सरोद उपाधि से किस कलाकार को सम्मानित किया जा चुका है? तो अलादिया खां, हाफिज अली खां, सखरनी या निखिल बनर्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हाफिज अली खां, बॉल, हाफिज अली खां। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, शीर्ष डम हिंदुस्तानी किस वाद्य जैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। स्विस ड्रम हिंदुस्तानी किस वाद्य जैसा है? ठीक है, मंजीरा, ढोलक, तबला या झांझा? इसका हो जाएगा बच्चों ढोलक, बॉल। क्या हो जाएगा? ढोलक कहने का मतलब है कि बी नंबर। अगला प्रश्न बच्चों कि सिंबल पश्चिमी वाद्य हिंदुस्तानी किस वाद्य जैसा है? सिंबल पश्चिमी वाद्य हिंदुस्तानी किस वाद्य जैसा है? तो ए में है मंजोरा, बी में है ढोलक, सी में है तबला, डी में है हारमोनियम? इसका भी आंसर बच्चों हो जाएगा ढोलक ही, बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल। इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, केटल डूम कहाँ का वाद्य है? बहुत ही बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है। केटल डूम किस संगीति का वाद्य है? इसका क्वेश्चन यही सत्य होना चाहिए, परंतु ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। पाश्चात्य संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, दक्षिणी संगीत या पाकिस्तानी संगीत? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाश्चात्य संगीत, एप्पल। क्या हो जाएगा? पाश्चात्य संगीत। अगला प्रश्न बच्चों कि उद्ग्रह शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? उद्ग्रह शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? प्रबंध से, ध्रुपद से, धमार से या ठुमरी से? या ठुमरी होगा। क्या होगा? ठुमरी। बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है। ठीक बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा आपको प्रबंध से, एप्पल। क्या हो जाएगा? प्रबंध से। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के अंगों की संख्या बताएं। मतलब प्रबंध के कितने अंग हैं? प्रबंध के कितने अंग हैं? 7, 4, 5, 6? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? प्रबंध के कितने अंग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी कहने का मतलब है कि 5। प्रबंध के कितने अंग हैं? तो 5 अंग हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा गया? ठीक है, नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा गया? अंतरा, प्रवेशिका, अस्थाई या मध्यम? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एप्पल, अंतरा। क्या हो जाएगा? अंतरा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पंजाब में अंतोष्टि संस्कार में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बच्चों एक चीज याद रखना है कि अंतोष्टि संस्कार जो होता है, मृत्यु होने के उपरांत अंतोष्टि संस्कार होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि पंजाब में अंतोष्टि संस्कार में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बोलिया, टप्पे, अल्हाने या गिद्धा? बताइए मित्रों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपको बच्चों कमेंट्स में जरूर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्हाने, सी नंबर। क्या हो जाएगा? अल्हाने। अंतोष्टि संस्कार में कौन सी गीत का प्रयोग किया जाता है? तो अल्हाने का। अगला प्रश्न है आपका कि सिठनो, ठीक है, सिठनी अलग होगा, सिठनी, सिठनी कहाँ का हास्य लोक गीत है? सिठनी कहाँ का
हास्य लोक गीत है? पंजाब का, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या बंगाल? कमेंट से बच्चों जरूर आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंजाब का। सिठनी कहाँ का हास्य लोक गीत है? तो पंजाब का है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पंजाब के संस्कार गीतों में वर पक्ष की ओर से गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंजाब के संस्कार गीतों में वर पक्ष की ओर से मतलब दुल्हा के तरफ से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो घोड़िया, बारहमासा, हीर या गिद्धा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों घोड़िया। ठीक है, एप्पल। क्या हो जाएगा? दूल्हे पक्ष से जो गीत गाते क्या बोलते हैं? घोड़िया बोला जाता है। अगला प्रश्न है पंजाब प्रांत की प्रसिद्ध लोक गायिका है। ठीक है, पंजाब प्रांत की प्रसिद्ध लोक गायकी है। ए में है महिया, बी में है टप्पा, सी में है झमाकड़ा और डी में है रौफ है। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टप्पा। क्या हो जाएगा? टप्पा कहने का मतलब है कि बॉल। क्या हो जाएगा बच्चों? बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, झमाकड़ा झमाकड़ा किस प्रदेश का प्रचलित स्वांग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। झमाकड़ा झमाकड़ा किस प्रदेश का प्रचलित स्वांग है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बंगाल और पंजाब? इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चों? हिमाचल प्रदेश। फलूत का मान है 2 मात्रा, 3 मात्रा, 5 मात्रा या 4 मात्रा? फलूत का मान है तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4 मात्रा। 4 मात्रा कहने का मतलब है कि डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि एक देसी ताल का नाम इसमें से कौन है? एक देसी ताल का नाम इनमें से कौन है? मुकुंद, गोविंद, मधुकर या उद्घट है? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मुकुंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा कि पंडित विश्व मोहन भट्ट संगीत की किस वादन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ये आपसे पूछ सकता है कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन से वादन को बजाते हैं या कौन से वाद्य को बजाते हैं? इसका बच्चों आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसका हो जाएगा बीना। ऐसे पूरा इसका ऑप्शन है मोहन बीना। क्या है? मोहन बीना बजाते थे। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट क्या बजाते थे? तो मोहन बीना बजाते थे। हो सकता है कि ऑप्शन में मोहन बीना डाल दे। अगला प्रश्न बच्चों, कल्याण वैभोग में किस राग में है? कल्याण वैभोग में किस राग में है? तो नंदनम क्रिया में कुरिंजी होगा, कुरिंजी, चेंचुरिटी या नवरोज? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बॉल, कुरुंजी। क्या हो जाएगा? कुरुंजी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं? भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं? षडज, पंचम, मध्यम या निषाद? इसका आंसर क्या हो जाएगा? षडज। षडज कहने का मतलब है कि एप्पल। ठीक है, और यही यदि दे देगा कि पाश्चात्य संगीत में तो नोट होगा। क्या हो जाएगा? पाश्चात्य संगीत में मूल स्वर को क्या कहते हैं? तो नोट कहते हैं। और भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं? तो षडज कहते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य संगीत में स्वर को क्या कहते हैं? तो नोट कहते हैं। तुरंत ये बता चुके थे क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। इसके पहले बच्चों इसका आंसर हम बता चुके थे कि पाश्चात्य संगीत में स्वर को क्या कहते हैं? तो नोट कहते हैं। और यही प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भारतीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं? तो षडज कहते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि विकृति स्वरों को उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? विकृति स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? नारद साहब, भाव भट्ट, सोमनाथ या सारंगदेव? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि सारंगदेव। क्या हो जाएगा? सारंगदेव। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नकार प्राणनामम नादो जते नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए में संगीत रत्नाकर, बी में अनूप संगीत विलास, सी में है राजमंजरी और डी में है नाट्य शास्त्र।
इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संगीत रत्नाकर में एप्पल। क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न है स म ग में प स्वर किस राग के हैं? किस राग के हैं? फिर से ध्यान दीजिएगा, स म ग में प स्वर किस राग के हैं? तो राग यमन, राग केदार, राग कोमद या राग मारू बिहाग। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि राग केदार। क्या हो जाएगा? राग केदार इसका क्या आंसर है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा राग औडव जाति का है? कौन सा राग औडव जाति का है? तो जोग, कोश, तोड़ी, जोग या रागेश्वरी। बच्चों कमेंट्स में आप इसका आंसर अवश्य दीजिए। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा जोग। क्या हो जाएगा? जोग कहने का मतलब है कि सी। कौन सा राग औडव जाति का है? तो जोग। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये हारमोनी की रचना का आधार है। हारमोनी की रचना का आधार है तो मीटर, कॉर्ड, स्टेकेटो या टिकाव। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ड। क्या हो जाएगा? कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि गायन हेतु श्वास नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ऑप्शन देख करके बच्चों आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कि गायन हेतु श्वास नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? जोर से गाना, बहुत धीरे से गाना या माइक पर गाना या प्राणायाम। तो क्या हो जाएगा? प्राणायाम। डी आंसर बच्चों क्या है? सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, खेमटा ताल की मात्राएं हैं, मतलब खेमटा में कितनी ताल की मात्राएं होती है? 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 10। खेमटा ताल की मात्राएं कितनी है? तो 10 मात्राएं। कितनी है? 10। अगला प्रश्न आपका है कि घुमाली ताल की मात्राएं हैं। घुमाली ताल की मात्राएं हैं 6, 8, 10, 12। तो खेमटा में 10 था तो घुमाली ताल की मात्राएं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में क्या हुआ अब तक बताइए, जल्दी फास्ट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि 8। क्या है? 8। ठीक है। घुमाली ताल की मात्राएं कितनी है? तो 8 है। अगला प्रश्न मित्रों कि मार्ग तालों की संख्या कितनी है? मार्ग तालों की संख्या कितनी है? तो 3, 5, 7, 9। 3, 5, 7, 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर 7। मार्ग ताल की संख्या कितनी है? तो 7 है। नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन है? नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन है? महाराणा कुंभा, भट्ट शुभंकर, दतिल साहब, अभिनव गुप्त। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दतिल साहब। क्या हो जाएगा? दतिल साहब, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नारदीय शिक्षा के टीकाकारक कौन है? तो दतिल साहब है। अगला प्रश्न मित्रों कि सहरस पुस्तक का संपादन किसने किया? सहरस पुस्तक का संपादन किसने किया? तो ए में आपको है प्रोफेसर सुभाद्रा चौधरी, बी में है ठाकुर जयदेव सिंह, सी में प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, डी में है आचार्य बृहस्पति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा। प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा इसका आंसर बच्चों क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एग्जाम के लिए है कि म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो फॉक्स अस्ट्रेवेज, विलियम जोन्स, इंजीनियर क्लेमेंट्स या ऑगस्टस विलियर्ड। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको एप्पल। ठीक है, फॉक्स अस्ट्रेवेज। फॉक्स अस्ट्रेवेज साहब ने म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान की रचना किए थे। अगला प्रश्न आपका है कलिनाथ लिखित ग्रंथ का नाम इनमें से कौन सा है? कलिनाथ लिखित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो बच्चों इसका थोड़ा सा यूट्यूब पर देख करके या गूगल पर देख करके इसका आंसर क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे इसका गूगल पर देखने के उपरांत इसका आंसर आया था डी नंबर कि कलानिधि। कलानिधि, कलिनाथ लिखित ग्रंथ का नाम कौन है? तो कलानिधि। परंतु इसका आंसर आप जरूर एक बार गूगल में सर्च मार लीजिएगा। क्वेश्चन आपको टाइप करना है कि कलिनाथ लिखित ग्रंथ, ठीक है,
का नाम है, या फिर कलीनाथ, या फिर आप ऐसे भी सर्च मार सकते हैं कि कलानिधि ग्रंथ को किसने लिखा, कलानिधि ग्रंथ को किसने लिखा, तो इसका आंसर आपको गूगल पर दे देगा। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत समय सार के ग्रंथकार कौन है? संगीत समय सार के ग्रंथकार कौन है, या फिर पूछ सकता है कि संगीत समय सार के लेखक कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर डी नंबर होगा। डी कहने का मतलब है कि पार्श्वदेव। कौन है? पार्श्वदेव। संगीत समय सार के लेखक कौन है? तो पार्श्वदेव। आपको पार्श्वदेव के बारे में बता देना चाहते हैं कि पार्श्वदेव का संबंध जैन धर्म से था। किस धर्म से था? जैन धर्म से। और जैन धर्म की जो 23वें तीर्थकर थे। क्या तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगीत समय सार ग्रंथ का रचना काल किस शताब्दी में हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। कितवीं शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में इनका संबंध जैन धर्म से था। और जैसे संगीत समय सार के लेखक कौन है? तो पार्श्वदेव साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों, कि श्याम में रचित दीक्षितार की कृति नंबूव्रोवराद किस वर्ग में आती है? किस वर्ग में आती है? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ए में है शिव नवावर्णम। यही बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सबका सब क्रिटिकल नाम है, उसे घबराना नहीं है। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को आफ्ताबे मूसिको के खिताब से विभूषित किया गया? बड़ौदा के महाराज द्वारा किस कलाकार को आफ्ताबे मूसिको के खिताब से विभूषित किया गया? ए में आपके उस्ताद अब्दुल करीम खां, बी में उस्ताद फयाज खां, सी में उस्ताद आमिर खां होगा, और डी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉल, मतलब उस्ताद फयाज खां। ठीक है, उस्ताद फयाज खां को आफ्ताबे मूसिको की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदुस्तानी संगीत को प्रथम महिला शहनाई वादक कौन है? हिंदुस्तानी संगीत को में होना चाहिए, हिंदुस्तानी संगीत में प्रथम महिला शहनाई वादक कौन है? परवीन सुल्ताना, शरण रानी, या जरीन दारूवाला, डी में है बागेश्वरी कमर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बागेश्वरी कमर। डी नंबर, बागेश्वरी कमर। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कौन मैहर घराने का नहीं है? कौन मैहर घराने का नहीं है? और बच्चों ये आपको ऑप्शनली क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट में बताना है कि कौन मैहर घराने से संबंधित नहीं थे। तो उस्ताद यहाँ पर होगा उस्ताद सुजाद खां, मैहर घराने से संबंधित नहीं थे। अब देखिए पंडित रविशंकर मैहर घराने से संबंधित थे, पंडित निखिल बनर्जी मैहर घराने से संबंधित थे, उस्ताद अली अकबर खां मैहर घराने से संबंधित थे। इसका आंसर बच्चों क्या है? एप्पल। कौन नहीं है पूछ रहा है, कौन नहीं है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला, यहाँ पर कला होगा, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है। ठीक है, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है, तो कला, संगीत, काष्ठ कला, या फिर मूर्ति कला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बॉल, संगीत कला। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है तो संगीत कला। कौन सा कला? संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि संगीत के माध्यम से हम किसी मूर्ति को, किसी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें दोनों साइलेंट रहता है। अगला प्रश्न बच्चों कि ललित कलाओं के अंतर्गत कितनी कलाओं को रसत्व की प्राप्ति का साधना बताया गया है? ललित कलाओं के अंतर्गत कितनी कलाओं को रसत्व की प्राप्ति का साधना बताया गया है? 5, 3, 7, 9। पता बच्चों क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 5। कितना हो जाएगा? 5 कहने का मतलब है कि एप्पल। क्या है? एप्पल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वैदिक साहित्य में कलाएं कितने प्रकार की बताई गई है? या फिर पूछ सकता है कि वैदिक साहित्य में कला के कितने प्रकार हैं? तो ए में है 32, बी में है 64, सी में है 13 और डी में है 19 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 64 है। क्या हो जाएगा?
वैदिक साहित्य में कलाएं के कितने प्रकार बताए गए हैं? 64 बताए गए हैं। एक चीज और बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि वात्स्यायन द्वारा लिखा गया किताब जो आपका है, वात्स्यायन द्वारा लिखा गया किताब कामसूत्र, कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन साहब हैं। और वात्स्यायन साहब भी अपने कामसूत्र में कितनी कला का वर्णन किए हैं? तो 64 कला का वर्णन किए हैं, इसलिए आपको जिक्र कर दिए, ठीक है। कि वात्स्यायन साहब भी कामसूत्र में कितने कलाओं का वर्णन किया है? तो 64 कलाओं का वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न मित्रों, कि मनुष्य कृतत्व से संपन्न होने वाली हर रचना को कला किस साहित्य में कहा गया है? ठीक है, वैदिक साहित्य, पाणिनि साहित्य, कौटिल्य शास्त्र या फिर चाणक्य शास्त्र। इसका आंसर हो जाए बच्चों एप्पल, वैदिक साहित्य में। किसमें किया गया है? वैदिक साहित्य में। अगला प्रश्न मित्रों, जिस राग में पंचम का प्रयोग न होता हो उसे इंगित कीजिए। जिस राग में पंचम का प्रयोग न होता है उसे इंगित कीजिए। सोहनी, सुहा, गोंड, मल्हार या बहार। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सोहनी, एप्पल। क्या हो जाएगा? सोहनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि दामोदर पंडित ने 7 स्वरों की उत्पत्ति मानी है। अर्थात कहने के मतलब है कि दामोदर पंडित द्वारा 7 स्वरों की उत्पत्ति मानी गई है। तो पशु पक्षियों के ध्वनि से, पानी के ध्वनि से, 7 पत्थरों के टुकड़ों से, या इनमें से सभी सही है। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में इसका आंसर आपको जरूर देना है। तो पशु पक्षी की ध्वनि से दामोदर पंडित ने 7 स्वरों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो पशु पक्षी की ध्वनि से। अगला प्रश्न मित्रों, कि दामोदर पंडित ने 7 स्वरों की उत्पत्ति मानी है। दामोदर पंडित ने 7 स्वरों की उत्पत्ति मानी है। तो ये में हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर आप बता दीजिएगा कि कुछ ही देर पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं कि पशु पक्षी की ध्वनि से। या बच्चों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि विश्व का संगीत, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आपका विश्व का संगीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका बच्चों ए में है, ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट यहाँ पर लिखा गया है। ए में है ओलासिनिज्म, ज और म होगा, ठीक है। ए में आपको क्या होगा? ओलासिनिज्म, ठीक है। बी में है भारत, सी में है फेनिक्स और डी में आपका है फर्नांडिस। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा एप्पल, ओलासिनिज्म, ठीक है। ओलासिनिज्म विश्व का संगीत पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओलासिनिज्म है। इस प्रकार आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप जो है से कीजिए, हाय हेलो अपना डिस्ट्रिक्ट और नेम लिखिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट वे में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ पेमेंट भी पीडीएफ के लिए लग रहे हैं, वो पेमेंट जो व्यक्ति असमर्थ है उनको निःशुल्क पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और इस चैनल पर प्रतिदिन सरकारी नौकरी मतलब जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।